अब हम देखेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन लीडिंग काज होते हैं बच्चों में इलनेस या डेथ का अंडर 5 ईयर ऑफ एज। जैसे भी हमने IMNCI के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लेस देन जो 5 ईयर के बच्चे होते हैं ना, उनमें 5 जो बीमारियां हैं ना बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, जिसमें से 3 तो M से शुरू होंगी, जैसे कि मीजल्स हो गया, मलेरिया एंड माल न्यूट्रिशन, और दूसरी 2 होती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया वगैरह या कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और डायरिया। ये 5 जो अंडर 5 ईयर ऑफ द एज है ना, ये मोस्ट कॉमन जो काज होते हैं उनमें इलनेस या मॉर्टेलिटी का। अब आते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पर, तो इसमें जो 80% तक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं ना, वो अक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। मतलब कि जैसे फेरिंजाइटिस हो गया, एपिग्लोटाइटिस वगैरह हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, तो 80% जो होते हैं ना वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, इनकी कोई प्रॉपर एक ऐसी एंटीबायोटिक वगैरह नहीं होती, बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि फीवर के लिए दे दिया, पेन के लिए हमने एंटी एनाल्जेसिक्स वगैरह दे दी, यही है। लेकिन जो 20% जो होते हैं ना, वो होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो लेस कॉमन होते हैं। उसमें आ जाता है निमोनिया हो गया, ब्रोंकियोलाइटिस वगैरह हो गया, तो ये वाले आस्मा वगैरह हो गया, तो ये वाले जो होंगे ना, ये वाले मोस्टली जो होते हैं ना, ये होते हैं 20% तक। अब उसके बाद हम नीचे देखते हैं एटियोलॉजी, इनके कॉजेज़ क्या हैं। मोस्टली जो होता है ना, हमारे जैसे जो पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलप कंट्री नहीं है, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन काज होता है ना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का, वो होता है निमोनिया। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो कॉमन काज होते हैं वो वायरल होते हैं, सही है। जो मोस्ट कॉमन अब बैक्टीरिया है अगर वो देखें तो उसमें आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफ ऑरियस या ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ये होते हैं। अब कौन कौन से ऐसे साइन है, सिंपल क्लिनिकल साइन, जिसपे हम इजीली देखेंगे बच्चे को कितनी सीवियरिटी पर उसको चेस्ट इन्फेक्शन है। 2 ऐसे साइन होते हैं, एक तो फास्ट ब्रीदिंग मतलब कि टेकिपनिया, और दूसरा लोअर चेस्ट इंड्राइंग। अगर ये दोनों साइन बच्चे के अंदर प्रेजेंट होंगे तो हम बोलेंगे बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन है। अब हमें पता कैसे चलेगा बच्चा टेकिपनिक है, वो डिपेंड करेगा एज पे और रेस्पिरेटरी रेट पर। अगर बच्चे की जो एज है लेस देन 2 मंथ है और उसका रेस्पिरेटरी रेट 60 ब्रेथ्स पर मिनट से ज़्यादा है, तो हम उसको बोलेंगे बच्चा टेकिपनिक है। अगर 2 मंथ से बच्चा 11 मंथ यानी कि या 1 ईयर तक का बच्चा है, उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है 50 से अबव है, 50 या 50 से अबव है, तो हम उसको टेकिपनिक कहेंगे। अगर बच्चा 12 मंथ या से 5 ईयर तक का बच्चा है और उसका रेस्पिरेटरी रेट 40 मिनट या इससे अबव है, तो हम उसको बोलेंगे टेकिपनिक। तो जब भी बच्चे के अंदर साइन हो, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ हो, चेस्ट ड्राइंग है, तो हम बोलेंगे बच्चे की जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो सीवियर है। ये अकॉर्डिंग टू द WHO ये 2 मेन साइन होते हैं। अब हम देखते हैं कि रेशनल जो यूज़ होता है ड्रग्स हम कैसे देते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। मोस्टली जो अपर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं ना, वो 80% वही होते हैं, और इनमें हम ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स वगैरह इतनी जल्दी नहीं चलाते। इनमें हम देते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे कि फीवर है तो उसके लिए हम एंटीपायरेटिक वगैरह दे देते हैं, और अगर पेन है तो एनाल्जेसिक्स वगैरह देते हैं, एपिग्लोटाइटिस फेरिंजाइटिस वगैरह के अंदर, अंटिल अगर वो सीवियर ना हो। या फिर हम उसमें कावा दे देते हैं, जो शांता वगैरह, ग्रीन टी, हनी मिक्स करके बच्चों को, कफ सिरप थोड़े बहुत वगैरह, तो हम ऐसे देते हैं। ज़्यादातर जो सीवियर वाली एंटीबायोटिक्स चलती हैं या प्रॉपर एग्जैक्ट ट्रीटमेंट चलता है ना, वो चलता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया वगैरह में। तो अब ये हो गया। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि अक्यूट फेरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस, अब अक्यूट फेरिंजाइटिस है ना, हम सिनेरियो से ही हमें पता चल जाएगा, सही है। जैसे कि कोइनल एट्रेजिया है, तो अगर उसको हम इजीली थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा। अब ये भी हम देखेंगे अक्यूट फेरिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस का जो सिनेरियो है ना, वो सेम ही होता है। जैसे कि 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, प्रेजेंट विद हाई ग्रेड फीवर, और टेम्परेचर उसका है 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, और साथ में उसको सोर थ्रोट भी प्रेजेंट है। ऑन एग्जामिनेशन मतलब कि थ्रोट में उसको पेन होगा या फिर इरिटेटिंग सेंसेशन वगैरह भी प्रेजेंट है। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज एक्सुडेटिव फेरिंजाइटिस, मतलब कि जब भी आपने टॉर्च वगैरह से एग्जामाइन किया तो एक्सुडेटिव मटेरियल कहाँ पर होगा, फेरिंग्स में उसके दिखेगा, और वो मोस्टली बायलेटरल होगा, और साथ में उसको एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी होगी। एंटीरियर सर्वाइकल जो लिम्फ नोड्स हैं, जो कि स्टर्नोग्लिडोमास्टाइड मसल होगी, उसके एंटीरियरली जो भी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड्स पर, उनको एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बोलते हैं। तो वो भी स्वलन हमें दिखेंगे। अगर स्वलन नहीं दिख रहे तो हम उस जगह पर हाथ लगाएंगे तो वहाँ टेंडरनेस पॉजिटिव होगी, तो मोस्टली ये पर होता है एक्यूट फेरिंजाइटिस में, सही है। अब उसके बाद है डेफिनेशन देख लेते हैं हम फेरिंजाइटिस की। ये इन्फ्लेमेशन होती है फेरिंग्स की, और साथ साथ क्या होगा, रेडनेस भी होगी फेरिंग्स में जब हम एग्जामिनेशन करेंगे, स्वेलिंग भी होगी, एडिमा भी प्रेजेंट होगा, एक्सुडेटिव मटेरियल भी प्रेजेंट होगा, एनेंथम यानी कि अल्सर वगैरह या वेसिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, सही है। अब इटियोलॉजी में जब इसको देखें तो ये जो फेरिंजाइटिस है ये वायरस की वजह से भी हो सकता है और बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। अगर वायरस होगा तो होगा रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह हो गया। अगर बैक्टीरिया है तो मोस्ट कॉमन जो है वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, माइकोप्लाज्मा वगैरह हो गया, तो ये सब बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब क्लिनिकल फाइंडिंग पे मेन हम ना ऑर्गेनिज्म को ही भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि क्लासिकल हमने फाइंडिंग एक्यूट फेरिंजाइटिस की देख ली, उसमें क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा, लिम्फेडिनोपैथी होगी। जब हम देखेंगे बच्चे को एग्जामाइन करके तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एक्सुडेटिव मटेरियल होगा, एरिथमा वगैरह प्रेजेंट होगा, एक्सुडेटिव मटेरियल प्रेजेंट होगा। लेकिन कुछ ऐसे क्लिनिकल फीचर भी प्रेजेंट होते हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करने में हमें हेल्प करते हैं। अब वो क्लिनिकल फाइंडिंग अब हम देखेंगे जिससे हम इजीली इनको डिफरेंशिएट कर सकेंगे। तो मोस्ट जो वायरल पहले फेरिंजाइटिस होता है ना, उसमें मतलब
जो भी होता है उनमें जो सिम्टम होंगे ना वो माइल्ड होते हैं और नॉन स्पेसिफिक भी होते हैं। नॉन स्पेसिफिक जैसे कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होगा, राइनोरिया होगा, नेजल डिस्चार्ज होगा एंड कफ वगैरह बच्चे को प्रेजेंट होगी और वो बाद में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। और उसके अलावा अगर दूसरे बैक्टीरियल होगा या दूसरे वायरल हैं तो उनमें क्या क्या फीचर्स होंगे जो हम डिफ्रेंशिएट करें वो देखते हैं। जैसे कि अगर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन है तो उसमें जिंजीवो स्टोमेटाइटिस होगा, मतलब कि गम्स और ओरल कैविटी की क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी और साथ में अल्सरेटिंग वेजिकल भी प्रेजेंट होंगे। कहाँ, फेरिंग्स के एंटीरियरली प्रेजेंट होंगे, लिप्स पर भी प्रेजेंट होंगे, ओरल कैविटी में। और बच्चे को जो फीवर होगा वो हाई ग्रेड होगा और इतना ज़्यादा उसको सोर थ्रोट या डिस्फेजिया होगा कि वो ओरल जो फ्लूइड होगा ना वो भी उसको लेने में दर्द हो रहा होगा फेरिंग्स वाले साइड पर। तो ये भी एक इसका क्लिनिकल फीचर है हर्पीस सिम्प्लेक्स का। फेरेंजाइटिस तो है लेकिन जो वायरस कौन सा है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो हम देखो कॉज भी हम बता सकते हैं। और अगर ये मीजल्स की वजह से होगा तो उसमें क्या होगा, नॉर्मली तो इरिदिमा रेडनेस होती है लेकिन इसमें इंटेंस डिफ्यूज फेरेंजियल इरिदिमा होगा और उसके अलावा कॉप्लिक स्पॉट्स भी प्रेजेंट होंगे। जो लिप्स के इनर साइड है ना वहाँ पर कॉप्लिक स्पॉट प्रेजेंट होंगे। अब उसके अलावा देखते हैं एप्स्टीन बार वायरस जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करवाता है। इसमें बच्चे को सारे फेरेंजाइटिस के फीचर होंगे, सोर थ्रोट वगैरह होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी वगैरह प्रेजेंट होगी बच्चे को। जब एग्जामिनेशन करेंगे तो सेम पॉइंट्स हमें मिलेंगे। और उसके अलावा हेपेटोस्प्लिनोमेगली भी प्रेजेंट हो तो हम बोलेंगे ये क्लू है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस दैट इज कॉज्ड बाय एप्स्टीन बार वायरस। तो ये देखिए मेन फीचर है हमारे जहन में होने चाहिए। अब आता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस। अगर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस वायरस की वजह से होगा तो बच्चे को क्या होगा, फीवर होगा, सोर थ्रोट, एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस जो सब में होता है। उसके अलावा पेरीटॉन्सिलर एब्सेस भी होगा। अब फेरिंग्स के साथ साथ क्या होते हैं, यूविला के पास दोनों साइड पर टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों टॉन्सिल्स। तो इनमें क्या होगा, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस भी प्रेजेंट होगा, टॉन्सिल्स के अराउंड भी एब्सेस प्रेजेंट होगा। और बच्चे को नेक पेन भी होगा, सिवियर टॉक्सिक बच्चे के अंदर लुक होगा, हेडेक भी हो सकता है बच्चे को, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन वगैरह, ये सब कुछ बच्चे में प्रेजेंट होगा। और ये मोस्टली इसकी जो कॉमन एज होती है ना वो होती है 5 to 15 ईयर ऑफ एज। लेस दैन 3 ईयर के बच्चों में ये जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादातर कॉमन नहीं होता। अब है अगर डिप्थीरिया की वजह से होगा तो ये सारे फीचर्स भी होंगे लेकिन जो नेक है ना वो एक्सट्रीमली ज़्यादा स्वेलन होती है जिसको हम बोलते हैं बुल नेक। और उसके अलावा जो फेरिंग्स पर हम जब एग्जामाइन करेंगे वहाँ पर एक मेम्ब्रेन टाइप बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं सीडो मेम्ब्रेन। और जब उसको हम रिमूव करेंगे तो वहाँ पर ब्लीडिंग भी प्रेजेंट होगी। तो ये होती है डिप्थीरिया के सिम्टम जिससे हमें पता चलता है कि ये जो फेरेंजाइटिस है वो डिप्थीरिया की वजह से है। और माइकोप्लाज्मा निमोनिया अगर फेरेंजाइटिस काज करवाता है तो वो दोनों इन्फेक्शन काज करवा सकता है। निमोनिया मतलब कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी करवाता है, अपर जैसे कि फेरेंजाइटिस भी काज करवाता है। तो इसमें क्या होगा, बच्चे को सीवियर कफ भी डेवलप होगी। कफ जब भी बच्चे को डेवलप होती है तो मोस्टली वो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का ये साइन होता है। तो बच्चे को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होगा और उसके अलावा क्या होगा, बच्चे को ये सारे फेरेंजाइटिस के साइन भी होंगे और बाद में निमोनिया के सिम्टम्स भी डेवलप करेगा जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये देखो कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग होती है जो हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। अब उसके बाद हम देखते हैं डायग्नोसिस कैसे करेंगे। मेनली तो हम थ्रोट कल्चर करते हैं जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता है मोस्टली बैक्टीरियल के लिए। अब उसके अलावा होती है रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, हम पर्टिकुलरली एंटीजन ही डिटेक्ट कर देते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। तो ये दो मेन होते हैं, इनमें हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मोर देन 95% इनकी स्पेसिफिसिटी होती है रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट की। लेकिन 100% जो स्पेसिफिक होता है वो होता है थ्रोट कल्चर जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसके अलावा पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन वगैरह है ये दोनों डायग्नोसिस में हेल्पफुल है, वायरल एज वेल एज बैक्टीरियल में। उसके अलावा हम सीबीसी देखते हैं जिसमें लिम्फोसाइटोसिस वगैरह हमें पता है जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, एक्यूट इन्फेक्शन में जो न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज होती है और जो क्रोनिक होता है उसमें लिम्फोसाइट्स वगैरह के। तो ये मल्टीपल जो टेस्ट होते हैं ये हेल्प करते हैं और ये ईजिली याद भी हो जाते हैं। अब मैनेजमेंट देखो, जब भी वायरल होता है ना, वायरल जो होता है वो खुद ही सबसाइडिंग हो जाता है, 2-3 दिनों में खुद ही सबसाइड हो जाता है। तो उसमें हम स्पेसिफिक कोई भी थेरेपी नहीं देते, एंटीवायरल हम कभी भी थेरेपी नहीं देंगे इन इन्फेक्शंस के लिए। तो हम सपोर्टिव थेरेपी देंगे, जैसे कि बच्चे को फीवर है तो हमने एंटीपायरेटिक दे दी, और जब बच्चे को कोई भी पेन वगैरह है तो हमने एनाल्जेसिक्स वगैरह दे देंगे। एंटीवायरल तब देते हैं जब कोई सीवियर वायरल इन्फेक्शन हो, जैसे कि हेपेटाइटिस वगैरह हो गया, HIV वगैरह हो गया, तब हम एंटीवायरल देते हैं। इन केसेस में हम एंटीवायरल नहीं देते, ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। अब सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं। अब उसके अलावा सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड वायरल इन्फेक्शन में तब देंगे जब वो एप्स्टीन बार वायरस की वजह से हो, यानी कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से हो। अदर टाइप ऑफ फेरेंजाइटिस जो वायरल फेरेंजाइटिस है उसमें हमने कभी भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिस्टमेटिकली नहीं देते। अब उसके बाद आती है एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक हम तभी यूज़ करते हैं जब बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस हो। अब एक आता है बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, और ये बहुत ज़्यादा मतलब कि सीवियरिटी भी काज करवा देता है। ये क्या काज करवाएगा, र्यूमेटिक फीवर काज करवाता है। अब र्यूमेटिक फीवर क्यों काज करवाता है, क्योंकि जो इसकी एंटीजन होती है ना जिसको हम एम प्रोटीन बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखती है हमारे जॉइंट की, हमारे जो ग्लोमेरुलाई किडनी की और हमारे
हमारे जो ब्रेन टिश्यू न्यूरॉन है और एज़ वेल एज़ हार्ट टिश्यू से बहुत ज़्यादा वो रिजेम्बलेंस रखती है। तो जब भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं बॉडी में अगेंस्ट द ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, तो वही जाकर अटैक करती हैं, हमारे हार्ट टिश्यू पर भी अटैक करेंगी, हमारे जॉइंट्स पर भी अटैक करेंगी, एज़ वेल एज़ ग्लोमेरुलाई पर भी अटैक करेंगी, ब्रेन पर भी अफेक्ट करेंगी। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो इसके लिए हमें एंटीबायोटिक एज़ वेल एज़ प्रोफाइलैक्सिस भी चलाना पड़ता है पेनिसिलिन का। तो ये इसके लिए अर्ली जो एंटीबायोटिक थेरेपी होती है ताकि प्रिवेंट कर सके एक्यूट रेमेटिक फ़ीवर को, तो वो चलती है हमारे पास। वो 9 डेज़ ऑफ इलनेस के अंदर अंदर ही हमें यूज़ करनी होती है। लेकिन ये एंटीबायोटिक थेरेपी कभी भी प्रिवेंट नहीं कर सकती जो एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, तो उससे ये प्रिवेंट नहीं कर सकती, क्योंकि वो बैक्टीरियल मीडिएटेड नहीं होता। बैक्टीरिया तो मर जाता है एंटीबायोटिक से, और वो जो होता है ना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो मोस्ट कॉमनली होता है इम्यून एंटीबॉडीज़ की वजह से, क्योंकि एंटीबॉडीज़ तो बन गई और एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को तो किल कर सकती हैं लेकिन एंटीबॉडीज़ को तो किल नहीं कर सकती ना, तो इसीलिए वो हमेशा होकर रहता है अगर वो डेवलप हो जाती है तो एंटीबायोटिक्स जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जिसको अगर हुआ है, पॉजिटिव है, हमने कल्चर करवाया उसमें पॉजिटिव आया ये बैक्टीरिया, तो हमने बच्चे को पेनिसिलिन देते हैं। पेनिसिलिन हमने 10 दिन के लिए देनी होती है। ओरल पेनिसिलिन या अमोक्सिलिन थेरेपी हमने इंट्रामस्कुलर डोज में देते हैं बच्चे को। लेकिन अगर बच्चा पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो हम दूसरी एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे, जिसमें सिफिलैक्सिन वगैरह, इथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन वगैरह हम 5 डेज़ के लिए बच्चों को देते हैं। तो ये तो हो गई मैनेजमेंट के। हमने वायरल में क्या करेंगे, सपोर्टिव वगैरह मैनेजमेंट करेंगे। बैक्टीरियल हमेशा होती है, उसमें हम एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, और सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम तभी यूज़ करेंगे जब बच्चे को होगा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। अब हो गई है कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन देखो, अब जो फेरिंग्स है यानी कि हमारी ओरल कैविटी में ही प्रेजेंट है ना, पार्ट है फेरिंग्स, तो वो किस किस से लिंक्ड है। एक तो हमारी नेज़ल कैविटी से लिंक्ड होता है विद द हेल्प ऑफ द कोएना, जो भी हमने पढ़ा है, नेज़ल ओपनिंग्स जो प्रेजेंट होती हैं वो। और दूसरा ये लिंक्ड होता है मिडल ईयर से विद द हेल्प ऑफ द यूस्टिशियन ट्यूब। तो ये दोनों देखो यहाँ पर इन्फेक्शन काज करवाता है। पहला तो मिडल ईयर इन्फेक्शन काज करवाएगा, बैक्टीरिया इजीली यूस्टिशियन ट्यूब से जाएगा ईयर में और मिडल ईयर इन्फेक्शन काज करवाएगा। दूसरा नेज़ल कैविटी में जाएगा विद द हेल्प ऑफ द कोएना के ज़रिए, तो वहाँ पर बैक्टीरियल साइनोसाइटिस करवाएगा। तीसरा मेन हमने पढ़ा है कि ग्रुप ए जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो क्या काज करवाता है, एक तो लोकल वो करवाता है, अगर स्किन में अगर वो हो जाए तो फिर वो क्या करवाएगा, लोकल, वहाँ पर लोकल मतलब कि जो फेरिंग्स के आसपास, तो क्या करवाएगा, फेरिंग्स के आसपास पैराफेरिंजियल एब्सेस करवाएगा। ये तो लोकल उसी जगह पर काज करवा रहा है। लेकिन जो दूसरी जगह इस पर क्या काज करवाएगा, नॉन सपुरेटिव इलनेस, जो कि इम्यून मीडिएटेड होता है, जिसमें एक्यूट रूमेटिक फीवर आ जाता है, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, और उसके अलावा आर्थराइटिस हो जाता है, और पेंडाज यानी कि पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि जो इनकी जो सेम जो एम प्रोटीन है वो रिजेम्बलेंस रखती है बेसल गैंग्लिया की प्रोटीन से भी, जो हमारी बॉडी की काफ़ी मतलब कि जो मोशन हो गया, मतलब कि जो गेट वगैरह को मेंटेन करता है, सब कुछ मेंटेन करता है, तो उनकी प्रोटीन से रिजेम्बलेंस रखती है। जो इसकी जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म होंगी वो जाकर बैक्टीरिया को तो अटैक करेंगी ही करेंगी, साथ में ब्रेन के टिश्यूज़ को भी अटैक करने लग जाएंगी। अगर ऐसा किया तो बच्चे में साइकेट्रिक सिम्टम्स भी डेवलप होंगे। और उसके अलावा क्या कस करवाएगी, कैंस यानी कि चाइल्डहुड एक्यूट न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम। तो ये सब चीज़ें काज करवा सकती हैं। उसके बाद आती है प्रिवेंशन। अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अब जब भी ये रूमेटिक फ़ीवर या इससे रिलेटेड पेंडाज वगैरह या फिर ये कैंस वगैरह, इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोफाइलैक्सिस से पहले ही हम प्रोफाइलैक्सिस कर देंगे, ओरल पेनिसिलिन हम दे देंगे ताकि ये रिकरेंट इन्फेक्शन बच्चे को ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्यूट रूमेटिक फीवर डेवलप होने के।